हे गाइस, मैं हूं आदेश कुमार, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आदेश पर अपने एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो हम लोग कूलाम लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में और पढ़ेंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल लगा लिए थे, इस वीडियो में भी हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे कूलाम लॉ पर बेस्ड। तो आइए चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है जैसे एक न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ कोई भी चीज़ को, कि जैसे उसने ये कहा कि एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्जेस। कैसे हैं? टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्जेस। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया Q1 एक चार्ज है और यहाँ पे एक Q2 चार्ज है। क्वेश्चन जो ध्यान समझिएगा, बड़ा सरल क्वेश्चन है। उन्होंने ये कहा था कि Q1 और Q2 जो दो चार्जेस हैं, दोनों पर कैसे हैं? आइडेंटिकल चार्जेस और सेम चार्जेस। मैं लेट कर लेता हूँ Q1 और Q2 पर मैंने लेट कर लिया कितना मान लो, मैं ऐसे नॉर्मल 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम मैंने चार्ज मान लिया। Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है? 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम मैंने मान लिया। और इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मान लिया 1 मीटर मैंने मान लिया। कितना मान लिया मैंने? 1 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन जरा ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये A चार्ज है, ये B चार्ज है। उसने ये कहा है कि एक तीसरा जो है C, क्या तीसरा जो C स्फीयर है वो कैसा है? अनचार्ज है। पहले क्या है वो? अनचार्ज है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। वो C पहले कहाँ जाता है? पहले वो A के पास आता है। पहले क्या किया, यहाँ पर जो A के साथ क्या किया, मैंने C को पहले लगाया, मतलब C को पहले किससे? A से अटैच किया। फिर क्या किया, C को क्या किया कि B से अटैच कराया। फिर किससे कराया मैंने? B से अटैच कराया C को मैंने। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि जब ये नॉर्मल रखे थे, ये भी नॉर्मल ऐसे अपनी पोजीशन में 1 मीटर दूर रखे थे, तब जो इन पे फोर्स लगता है। ठीक, और जब मैं C को A के पास लाता हूँ, फिर मैं B के पास ले जाता हूँ, फिर मैं C को हटा देता हूँ, ठीक है, तब जो A और B के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात है, बड़ा सरल क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। उन्होंने पहले ये कहा था कि पहले A स्फीयर के पास, किसके पास? A स्फीयर के पास किसको लाए? C को लाए। चलो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, नॉर्मल सा A लिख दिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने इसको C लिख दिया। ठीक है, A पे कितना चार्ज है? Q चार्ज है, दोनों में सेम है ना, तो उसमें Q मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे Q चार्ज है, C पे कितना है? 0 है। Q इक्वल टू कितना है? 0 है। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने पढ़ा था, जो पीछे सबसे पहले इंडक्शन वाली बात हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि जब दो स्फीयर्स, यानी एक चार्ज अनचार्ज दो स्फीयर्स मतलब एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, तो जो दोनों का सम होता है, दोनों का जो सम होगा, यानी कि सीधी सी बात कह सकते हैं कि दोनों का एवरेज जो होगा वो दोनों पर आ जाएगा। जैसे इस पर अगर 3 है, इस पर अगर 5 है, ठीक है, तो पहले अब ये अलग अलग था। मान लिया मैंने Q पर 5 था और C पर 5 था, A पर 3 था। ठीक है, तो दोनों को जब मैंने कांटेक्ट में लाए तो दोनों पर इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 5 3। एवरेज कैसे निकालते? दोनों को जोड़कर, और जितने हैं उनका डिवाइडेशन कितना आ गया? 4। तो मतलब इस पर भी 4 हो जाएगा, इस पर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग अटैच कराएंगे उसके बाद जब अलग कर देंगे तो इस पर 4 आ जाएगा, इस पर भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीधे यही इसी रूल का अप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है, क्या पता है कि A पर जो है वो कितना है? Q है। C पर जो है वो कितना है? Q इक्वल टू 0 है। जब ये लोग हटेंगे एक दूसरे से, जब ये लोग अलग करेंगे इनको हम लोग, तो Q है, इस पर कितना है? Q है, इस पर क्या? 0 है। तो इनका एवरेज कितना आएगा? Q + 0/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q/2 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो यहाँ पे A है और C है, दोनों पे कितना आ जाएगा? Q/2 और Q/2 आ जाएगा। जब ये दूसरे से क्या है? अटैच्ड है। ठीक है, कितना आ जाएगा? Q/2 इस पे आ जाएगा A पर, और Q/2 किस पे? C पर आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने? अब C को क्या किया? हटा दिया। अब C को A से हटा दिया। अब C को कहाँ ले गए? B के पास ले गए। ठीक है भाई, तो B पर कितना है चार्ज? B पर चार्ज है Q,
और प्लस में जो सी पर अब चार्ज कितना हो गया, पहले 0 था, जब ए के पास गया, अब ए से जब अलग हुआ तो कितना चार्ज इसके पास हुआ, Q/2 हुआ, Q/2 हुआ। अब जब ये दोनों अटैच होंगे तो कितना, इनका एवरेज निकालेंगे हम लोग। अब इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, इनका मतलब Q + Q/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 कर देंगे। ठीक है भाई, इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, इधर 1 लेंगे, इधर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2Q + Q कितना हो जाएगा, 3Q/2 और होल के अपॉन में 2। ठीक है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3Q/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इनका एवरेज, दोनों का एवरेज कितना निकल आया, 3Q/4 निकल आया। तो मतलब ये है कि बी और सी पर चार्ज कितने हो जाएंगे, 3Q/4, यानी कि ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है। इस पर कितना चार्ज आ गया, 3Q/4, इस पर भी 3Q/4 आ गया। अब क्या किया, अब सी को क्या किया, बी से अब हटा दिया। अब क्या किया, सी को जो है वो बी से हटा दिया। अब यहाँ पे ए पे कितना चार्ज बचा, अब जब सी को ए के पास ले गए, फिर बी के पास ले गए, फिर सी को हटा दिया, तब ए के पास कितना चार्ज बचा, तब यहाँ पे ये हो गया, ए के पास कितना बचा, यहाँ पर Q/2 बचा। देखिए यहाँ पे कितना है, Q/2 है, और यहाँ पर बी पर कितना बचा, 3Q/4 बचा। ठीक, अब वो कहते हैं कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। यहाँ पे मेन चीज़ ये समझने वाली थी कि जब दो चार्ज जो है फिर अनचार्ज हों, जब पास में आते हैं तो जो दोनों पर चार्ज हो जाता है वो दोनों का एवरेज आ जाता है कि ए और सी पर जो चार्ज होगा वो ए और सी जो दोनों के चार्ज होंगे इनका एवरेज दोनों पर आ जाएगा। ऐसे बी और सी वाला बी और सी पे एवरेज चला गया। ठीक है, ठीक। अब ए पर कितना चार्ज बचा, Q/2 बचा, और बी पर कितना बचा, 3Q/4 बचा। तो अब इनके बीच में फोर्स कितना लग जाएगा, पहले हम लोग कितना फोर्स लगा, पहले हम लोग F1 निकाल लेंगे। तो F1 कितना निकल आएगा, K और Q1 Q2 अपॉन में R² इक्वल किया जाएगा। K की वैल्यू हमारी पता है 9 × 10⁻⁹ हो गया, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 6.5। सॉरी, इसको मैं नीचे यहाँ सॉल्व करता हूँ। इक्वल कितना आ जाएगा, K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹ हम लोग लिखते हैं। Q1 की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁻7 इंटू Q2 की वैल्यू है 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 × 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने पे ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 7 14 हो गया। ये 10 की पावर यहाँ पे लिख देते 9 × 6.5 × 6.5 × 10⁻⁻5 बचेगा। अपॉन में 1 इसका कोई यूज़ नहीं होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 169 × 25 5 हो जाएगा। यहाँ पे 25 आ जाए 25 22 बचा, और यहाँ पे 172 हो गया, और यहाँ पे बचा 17, फिर ये 42 हो गया, यानी कि इतना आएगा 4225। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 4225 × 9 पॉइंट कहाँ है 1 2 डिजिट यहाँ लग जाएगा इंटू 10⁻⁵ इक्वल कितना आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। 9 का मल्टीप्लाई 9 5 सा 45, 9 2 सा 18 और 4 22, 9 2 सा 18 और 2 20, 9 4 सा 36, तो यहाँ पे 38 आ गया। 1 2 1 2 मतलब इतना आ गया इंटू में 10⁻⁵। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कितना आ जाएगा 3.80 इंटू 10⁻³ न्यूटन मेरा आंसर आ गया। F1 मतलब पहले कितना फोर्स लग रहा था 3.80 इंटू 10⁻³ न्यूटन लगा। बाद में कब, जब A पर Q/2 चार्ज बचा और B पर 3Q/4 चार्ज बचा, तब इन पर कितना फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो A पर अब कितना चार्ज बचा Q/2 बचा, इस पे कितना बचा 3Q/4 बचा। डिस्टेंस इतनी है, तो यहाँ पे F2 इक्वल क्या हो जाएगा कि अभी Q1 की वैल्यू कितनी है Q/2 है इनटू में। ठीक है, Q2 की वैल्यू कितनी है 3Q/4 है, अपॉन में R² की वैल्यू 1 × 1 कर देंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे R² लिख देते हैं हम लोग। इक्वल कितना आ जाएगा, K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इंटू में, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 3Q² हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर पे 1 × 1 R² की वैल्यू रखी मैंने। ठीक है,
इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे करेंगे हम लोग तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू में 3 इंटू, देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू मतलब यही तो है ना, क्यू की वैल्यू क्या है, यही तो है ना, क्यू इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 अपॉन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, देखिए इनका मल्टीप्लाई कितना आया था 9 6.5 मल्टीप्लाई आया था 3.8025 अपॉन में क्या इंटू में 3 अपॉन में 8 और इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन, वो इसका ही था ना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में कितना आएगा, इसको हम लोग करेंगे तो 8 से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, 8 4 जा हो गया 0.4 और यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर हो गया 7 जा फिर 42 5 हो गया इंटू में 3 इंटू में 10⁻³ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 5 और 3 7 जा 22 हो गया हमारा और 3 4 जा ये हमारा हो गया 21 40 1 2 3 1 2 3 यानी कि 1.42 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ गया F2 की वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्या था इसमें, मैंने ये कहा था क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये कहा था कि ए और बी दो स्फीयर चार्जेस हैं, दोनों पर चार्ज सेम है, दोनों पे कैसा चार्ज दोनों पे सेम, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन रहेगी। फिर वो तब इनके बीच में कुछ फोर्स वर्क करेगा, उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली, कैसे Q1 Q2/r² करके हमने इसको सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। फिर उसके बाद ये कहता है कि एक अनचार्ज स्फीयर सी, अनचार्ज है ये क्या है, ये कैसा अनचार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, सी पर क्या है कोई चार्ज नहीं है, यानी Q=0 है, वो पहले कहाँ आता है, वो पहले ए के पास आता है। जब ए के पास आएगा तो सी पर कितना चार्ज हो जाएगा Q/2, मैं बता चुका पीछे अभी क्या, क्योंकि दोनों का एवरेज आएगा तो ए पे चार्ज Q है उस पर 0 है, तो Q और 0 का जब एवरेज निकालेंगे हम लोग कितना आएगा Q/2 आएगा, तो ए पर भी Q/2 हो जाएगा और सी पर भी Q/2 हो जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि जो अब क्या किया, सी को हमने क्या किया ए से हटाकर बी के पास ले गए, बी से अटैच कराया, तब बी के पास ले गए तो बी और सी का जो एवरेज चार्ज होगा वो बी और सी दोनों पर आ जाएगा। तो बी पर Q था, सी पर अब कितना था Q/2 था, दोनों का एवरेज निकाला मैंने 3Q/4 निकला, तो बी पर कितना बचा 3Q/4 और सी पर भी 3Q/4 बचा। अब उन्होंने कहा सी को क्या किया हटा दिया हो है। अब ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी मुझे वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे ए पर कितना चार्ज बचा Q/2 बचा, बी पर कितना चार्ज बचा 3Q/4 बचा। अब दोनों के बीच का मुझे कितना फोर्स लगा उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये आ जाता है नहीं। ठीक है, बड़ा सिंपल वे में बताऊँगा तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, कठिन कुछ नहीं होता है। चलिए देखते हैं लोग, एक क्वेश्चन से हम लैड करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस का 4e चार्जेस, एक है प्लस का e चार्ज, दोनों जो हैं एक डिस्टेंस r पर रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं, r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ठीक, अब वो ये कहता है कि एक दूसरा कोई चार्ज है, दूसरा कोई Q चार्ज यहाँ पर बीचों कहीं पर इसके रख देते हैं, मतलब इसको हम लोग A नाम दे देते हैं, इसको हम लोग B नाम दे देते हैं, इसको हम लोग C कह देंगे। ठीक, उन्होंने ये कहा कि जो C चार्ज है जिसका चार्ज कितना है Q है, उसको A और B के बीच में कहीं पर रख दिया जाता है। अब वो ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि तुमको आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि जो C की जो डिस्टेंस है वो A से या B से निकालनी पड़ेगी कि कितनी दूरी पर इनके बीच में रखा जाए। ये पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तीसरी बात ये रहेगी कि Q का साइन कैसा होना चाहिए जिससे ये तीनों किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो ये तो कैसे लगता है, यानी कि लिखेंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे फाइंड करना आपको साइन ऑफ Q कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ Q, मैग्नीट्यूड ऑफ Q मतलब Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तीसरा क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम A एंड
बी, ये 3 चीज़ें आपसे पूछेगा। देखिए एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी पर ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देगा, हो सकता है यहाँ पे कैपिटल क्यू दे दे, स्मॉल क्यू दे दे, यहाँ पे कुछ चेंज कर दे, डिस्टेंस अलग अलग दे सकता है। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझ ले, कॉन्सेप्ट समझ के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपके द्वारा। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने ये कहा, देखिए यहाँ पे जो 4e है और ये प्लस का e है, दोनों कैसे प्लस के हैं, तो a और b जो होंगे एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। है, अब ये जो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, अगर इनको हमें इक्विलिब्रियम में रखना होगा तो क्या करना होगा, जो ये जो चार्ज रखा हमने, सी चार्ज रखा, ये क्या करे, दोनों पे क्या करे, अट्रैक्शन फोर्स लगाए। क्या लगाए, ये अपनी तरफ खींचे, तभी तो भाई जो अट्रैक्शन फोर्स कितना लगाए, जितना इनके बीच रिपेलिंग फोर्स लग रहा है। जैसे ए मतलब ये है, जैसे ए जो है बी पे मान लो 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन लगा, रिपेल कर रहा है। मैंने मान लिया कितना, जैसे लेट करते भाई 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसको यहीं पर रखने के लिए, इक्विलिब्रियम रखने के लिए जो सी है वो बी पर क्या करे, इस डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना चाहिए, 4 न्यूटन डायरेक्शन लगाए, 4 न्यूटन फोर्स लगाए, तभी तो भाई ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। भी कॉन्सेप्ट को समझिए, सीधी सी बात क्या है कि जो सी है वो बी पर क्या लगाए, अट्रैक्शन फोर्स लगाए, और उतने मैग्नीट्यूड का लगाए जितना कि रिपेलिंग फोर्स इस पर लग रहा है। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हुए क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जैसे मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, मैंने लेट कर लिया कि सी को जो है वो ए से मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस पे रखा जाए। क्या किया जाए, एक्स डिस्टेंस पर रखा जाए। एक मिनट इसको मैं रफ कर देती, थोड़ा इधर सही नहीं आ रहा है, थोड़ा डिस्टेंस का मैटर है इधर पे। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक, तो यहाँ पे मैंने मान लिया सी को है वो ए से मैंने एक्स, आप बी से ही मान सकते हो एक्स है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, ए और बी की। जब मैंने सी को ए से एक्स डिस्टेंस पे रखा है, तो यहाँ पर बी और सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल आर थी, टोटल कितनी आर है, उसमें से एक्स निकल गई, कितनी बची, आर माइनस एक्स बची। मतलब ये है कि मैंने लेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट सी इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम ए से मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस पे है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो सी जो होगा इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इनके बीच लगने वाला फोर्स और इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो, इक्वल हो। मतलब ये है कि सी पर जो फोर्स लग रहा है, ए लगा रहा है और बी लगा रहा है, जो ए सी पर फोर्स लगाए और बी जो सी पर फोर्स लगाए, दोनों कैसे हों, इक्वल हों, तभी तो मेरा मतलब ये इक्विलिब्रियम रह पाएगा, नहीं रह पाएगा है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सी, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, फोर्स बिटवीन, फोर्स लगाएंगे हम लोग, द फोर्स एक्सर्टेड, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी बाई ए एंड बी, जो सी पर ए और बी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाए वो कैसे हो, मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए, नहीं चाहिए है, क्योंकि तीनों चार्जेस को मुझे क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो सी पर जो फोर्स लगे ए के द्वारा और बी के द्वारा, दोनों कैसे हो, इक्वल होने चाहिए। देखिए यहाँ पर अब इनके बीच फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के और उसके बाद कर देंगे इसका चार्ज कितना है, क्यू, इसका चार्ज कितना है 4e, तो क्या हो जाएगा 4e और q अपॉन में इनकी भी डिस्टेंस कितनी है, x है, ये किसके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इनके बीच लगने वाले फोर्स है, तो इनके बीच जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा k, और ये डिस्टेंस कितनी, इनका चार्ज q है, इसका चार्ज e है, तो कितना हो जाएगा QE अपॉन में क्या हो जाएगा, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनकी भी डिस्टेंस कितनी r माइनस एक्स, तो यहाँ पे r स्क्वायर हो तो इसलिए क्या हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, k से k कट गया, q से q कट गया, e से e कट गया, क्या बचा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई इसका यहाँ, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा
आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r-x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग दीजिए यहाँ पे क्या है, रूट ले लें दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम लोग, रूट ले लेंगे। तो रूट में क्या हो जाएगा, इसका 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा, इनटू में इसका रूट कितना आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा, r माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, इसका रूट लेंगे तो x बचेगा। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको, x/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो r इक्वल क्या आ जाएगा, x/2 प्लस में x आ जाएगा। इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, ऊपर सॉल्व करने इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, 4r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ मैं क्या लेता हूँ, टेकिंग रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r माइनस एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसको हम लोग वहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे अपॉन में चला आएगा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, r इक्वल क्या हो जाएगा, x/2, ये x उधर जाएगा, किसका, प्लस का x हो जाएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3x/2। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 2 को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 2r 3 डिवाइडेशन में आएगा अपॉन में 3। तो x वैल्यू कितनी निकल आई, 2r/3। देखिए मैंने x कहाँ से माना था, a से माना था भाई, है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे कि c इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2r/3 फ्रॉम a। ठीक, इतनी बात क्लियर। अगर यही पूछे कि b से कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो b से कितनी डिस्टेंस थी c की, r माइनस एक्स थी, तो r माइनस हम लोग x करेंगे, x वैल्यू कितनी है, 2r/3 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 का नीचे मल्टीप्लाई, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, r/3 डिस्टेंस पे आ जाएगा। कितनी डिस्टेंस पे आ जाएगा, r/3 डिस्टेंस से कितनी, कहाँ से दूर होना चाहिए, वो b से दूर होना चाहिए, c, और a से कितना दूर होना चाहिए, 2r/3 होना चाहिए। तो हमको ये पता चल गया कि c की पोजीशन क्या होनी चाहिए, c की पोजीशन क्या होनी चाहिए, a से 2r/3 डिस्टेंस पे और b से r/3 डिस्टेंस पे। ये हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। ठीक, दूसरा पार्ट क्या कहता था, सॉरी इसको मैं, फाइंड ऑफ साइन ऑफ q। देखिए यहाँ पर अब एक बात बताइए, जो इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, यहाँ से इतना रफ कर दूँ मैं इसको, इसमें दूसरी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, क्या देखिए यहाँ पे ये कहता है कि फाइंड द साइन ऑफ क्यू, मतलब इसका हमको साइन बताना है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। अब देखिए सीधी सी बात, मैंने पहले बता चुका हूँ मैं कि जो ए है वो बी पर क्या करे, रिपेलिंग फोर्स लगाएगा, और बी जो है वो ए पर भी रिपेलिंग फोर्स लगाएगा। क्यों, दोनों क्या है, सेम साइन के, इसलिए के बीच क्या लगेगा, रिपेलिंग फोर्स लगेगा, है। अब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो C है वो B और A पर क्या करे, अट्रैक्शन फोर्स लगाए, क्या लगाए, अट्रैक्शन फोर्स लगाए, तभी तो भाई यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो पाएगा। अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कब, जब ये प्लस का है और ये कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ A, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे चार्ज Q विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे, चाहे तो आप ले सकते हैं, क्या लिखेंगे कि द चार्ज Q exert attraction force on A, then it will माइनस Q, इट विल साइन माइनस नेगेटिव का हो जाएगा, है। जो इसके पास Q का जो चार्ज होगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव विल बी नेगेटिव। अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए द चार्ज C मस्ट एक्सर्ट अट्रैक्शन फोर्स ऑन ए। सो जो हमारा जो चार्ज होगा C वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स तभी लगेगा जब ये पॉजिटिव हो, तो ये कैसा हो, नेगेटिव होना चाहिए। तो Q का साइन मेरा कैसा हो गया, नेगेटिव का हो गया। थर्ड पार्ट ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q निकालना मुझे। अब क्या करना, मुझे Q का मैग्नीट्यूड निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट वही है कि जो A और B के बीच में रिपेलिंग फोर्स लग रहा है, मैंने आपसे ये कहा था जो A है वो B पर क्या करे, रिपेलिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अब ये इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये C है वो B पर क्या करे, अट्रैक्शन फोर्स लगाए, और किसके इक्वल, जितना यहाँ पे रिपेलिंग फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स
अब लिखेंगे रिपेलिंग फोर्स बिटवीन ए एंड बी इक्वल क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, चाहे तो आप सी और बी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ए और सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ सीधी सी ए एंड सी, मैंने इनके बीच में लगा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लट के लिए बी जो है ए पर रिपल्सन फोर्स यहाँ पर लगा रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होना चाहिए रिपेलिंग फोर्स के। भाई देखिए यहाँ पे ए जो इक्विलिब्रियम कब होगा, जितना यहाँ पर रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन कब लगा, बी लगा रहा है, तो इतना इस तरफ अट्रैक्शन लगना चाहिए, करनी चाहिए लीजिए। तो वही तो यहाँ पर कह रहा हूँ मैं, क्या कि रिपेलिंग फोर्स बिटवीन ए और बी के बीच रिपेलिंग जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो अट्रैक्शन फोर्स लगे इनके बीच में, ए और सी के बीच में या फिर बी और सी के बीच। तो मैं कोई भी एक इक्वल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल कर दिया। इसको फोर्स बिटवीन ए और बी के कितना लगेगा, कि Q1 वैल्यू कितनी है, 4E है, उसकी वैल्यू कितनी है, +E है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, r² इक्वल। अब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच में के, देखिए यहाँ पर ए पर कितना चार्ज है, 4E है, इस पर कितना चार्ज है, Q है, अपॉन में डिस्टेंस कितने के बीच की, x है, और x वैल्यू कितनी निकाल चुके थे हम लोग, 2r/3 निकाल चुके थे। तो 2r/3 का होल स्क्वायर, k से k कट गया, 4E से 4E कट गया, ठीक है। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, E/r² इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 4r² अपॉन में 9 हो जाएगा। 9 कहाँ गया, 9 को हम लोग ऊपर पहुँचाएंगे, इंटू में 9 हो गया, ठीक है। r² से r² कट गया, इक्वल क्या आ गया, इधर आ गया E इक्वल टू 9Q अपॉन में 4। तो हम लोग यहाँ पे Q की वैल्यू निकालें तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, 4E अपॉन में 9। ये मेरा कैसा प्लस का, सॉरी कैसा चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 4E अपॉन 9 आ गई मेरी Q की वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आएगा, उम्मीद है इस बात की। कैसे, यहाँ पे सीधा उसने ये कहा था कि जो A और B जो है दोनों पे चार्ज दिया गया है, दोनों रखे गए हैं, एक चार्ज C रखा गया है जिस पे चार्ज Q है। तब ये बताना है कि जो ये C है वो A से कितनी डिस्टेंस पे है और B से कितनी डिस्टेंस पे है, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। किस कंडीशन के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। तीनों मुझे चीज़ें निकालनी, क्या, इसका साइन निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसकी पोजीशन निकालनी है A और B से। तो पोजीशन के लिए मैंने ये चीज़ लगाई, क्या कि फोर्स बिटवीन A एंड C इक्वल टू फोर्स बिटवीन B एंड C। तो हमारी क्या निकाल आई, पोजीशन निकाल आई, x की वैल्यू निकाल आई। मैग्नीट्यूड के लिए सॉरी, अब साइन के लिए मैंने क्या किया, साइन के लिए आप समझ सकते हो कि जो B है वो A पर क्या रिपेलिंग फोर्स लगाएगा, A पर क्या करेगा, रिपेलिंग फोर्स लगाएगा। ए इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ए पर इतना ही, जितना रिपेलिंग फोर्स लग रहा है इतना ही क्या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, किसके द्वारा, सी के द्वारा है। तो सी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स तभी लग सकता है जब ये प्लस का तो ये कैसा हो, माइनस का हो। तो क्यू का मुझे साइन भी पता चल गया। थर्ड पॉइंट था मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो मैग्नीट्यूड निकालने के हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से जो ए और बी के बीच जो चार्ज लग रहा है वो, सॉरी, ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चाहे इनके बीच फोर्स लगने इक्वल कर दो, चाहे इनके बीच लगने वाले फोर्स के इक्वल कर दो, कोई भी इक्वल कर सकते हो। मेरा क्यू का मैग्नीट्यूड मेरा निकल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम लोग हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सिमिलरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए हम लोग दोनों में कंपेयरिंग में करके बताएंगे।